हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे नीट सिलेक्शन बैच में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे और जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर से लास्ट टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आप लोगों ने हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे ना, और 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। बट मुझे बाद में पता लगा कि जो 2 क्वेश्चंस थे बाद वाले वो कट गए थे क्योंकि फोन में बैटरी कम थी, जिसकी वजह से जो वीडियो है वो खत्म हो गई थी। ठीक है, वीडियो जो है आगे की कट गई थी, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। ठीक है, बीच बीच में भी क्वेश्चंस चलते रहेंगे। और जो क्वेश्चंस रह गए थे और उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज करवाना चाहता हूँ, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और बहुत सारे वैसे भी आप लोगों की पीवाईक्यू सीरीज वगैरह भी चलने वाली है। ठीक है, जो क्लास में क्वेश्चंस हो रहे हैं वो तो अलग हो ही रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो देखा, मैंने आप लोगों को, अगर स्टार्टिंग की आपको याद होगा, तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि लाइट को क्या माना जाता था, वेव के तौर पे कंसीडर किया जाता था कि लाइट को हम क्या मानते थे कि एक वेव। लेकिन बाद में जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, वहां पर क्या बोला गया कि जो लाइट है उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। वो जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, पार्टिकल्स हैं जो, उन पैकेट्स को क्या बोला गया, उन पैकेट्स को बोला गया, लाइट के केस में फोटोन बोला गया। और अगर कोई भी और आप लोगों के पास रेडिएशन है तो उस वाले केस में क्या बोला गया था, आपको याद होगा, क्वांटा बोला था हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वहां पर क्लासिफिकेशन किया था। तो अब देखो, इसका मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले माना जाता था वेव नेचर है। अब वेव नेचर को हम माने तो वेव तो भाई कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो एनर्जी वाली बात मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताई थी कि एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये किस पे डिपेंड करती है कि फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करती है, वर्क फंक्शन क्या है मेटल का। लेकिन अगर हम वेव के हिसाब से देखें तो भाई जितनी ज्यादा आपकी वेव की इंटेंसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होनी चाहिए थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आना चाहिए था। बट ऐसा देखा गया कि अगर फोटॉन्स के पास उतनी एनर्जी नहीं है जितनी की इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, तो आप चाहे कितने हजारों करोड़ों फोटॉन्स डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक भी इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर नहीं आएगा। तो अब ये क्या हो रहा है भाई, हम हमारे हिसाब से अगर हम देखें कि वेव नेचर है तो बहुत सारे बाहर आने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि हम तो एनर्जी बहुत सारी डाल रहे हैं, भले ही हम इकट्ठे डाल रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो एनर्जी बहुत सारी दे रहे हैं ना। इंटेंसिटी मैंने बहुत हाई ब्राइट लाइट ले ली, ठीक है, ले ली, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी किस फॉर्म में जा रही थी, फोटोन्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में जा रही थी। और वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी वहां पर अपना काम करने वाले थे ना। जहां पर कहते हैं ना कि जहां पर काम आए सुई कहा करे तलवार। तो भाई देखो, सीधी सी बात है कि इस हिसाब से क्या पता लगा हमें कि जो एनर्जी की बात करें अगर हम, तो एनर्जी के बारे में कौन गलत था। एनर्जी के बारे में ये जो हमारी थ्योरी थी, कौन सी, क्लासिकल थ्योरी, पहले के समय पे जो थ्योरी चली आ रही थी उसको क्लासिकल थ्योरी बोल दिया। तो वो जो क्लासिकल थ्योरी थी, यानी क्लासिकल आप समझते हो ना, जो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, जो क्लासिकल थ्योरी जो थी वो क्या थी, इस बारे में गलत थी। उसने जो बोला था वो चीज क्या थी, इस बारे में गलत थी। किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। ठीक है, एनर्जी उसके हिसाब से तो क्या होनी चाहिए थी, वेव फॉर्म में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है। बट एनर्जी असल में है किस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। ऐसा किससे पता लगा, जो बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यही चीज बताता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से भी पता लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसको प्रूव कर रही है, जैसे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये भी किसको प्रूव कर रही है, पार्टिकल नेचर को। और क्लासिकल थ्योरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि आप लोग शायद एक आध एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। और अगर आपने एक नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप लोग ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है आगे जाके पढ़ने वाले हो। इनफैक्ट फिजिक्स की लेबोरेटरी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स आप लोग परफॉर्म भी करने वाले हो। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन शायद आप लोगों को में भी ना भी कराया जाए, बट रिफ्लेक्शन बहुत कॉमन है, आप अपने आसपास देखते हो। ठीक है, मिरर तक में आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और पोलराइजेशन का एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को फिजिक्स की लेबोरेटरी में करवाए भी जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां पर भी इजीली उनको देख सकते हो। अगर कोई ड्रॉपर बच्चा है तो वो जानता होगा, उसको तो एक्सपेरिमेंट्स पता भी होंगे। ठीक है, तो देखो, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है इसके अंदर हम लोगों ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा,
उससे क्या सिग्निफिकेंट निकल के आया वो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से हम उसकी सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं कि फायदा क्या हुआ, इससे क्या निकल के आया हमारे सामने। तो बहुत बड़ी चीज निकल के आई। अभी जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा था इतनी देर से, ये वही कहानी है। ठीक है, बस वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी लाइट इज वेव। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से लाइट क्या है, ऐसी 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 वेव है, और इसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे। सीधी सी बात है भाई, लाइट की एनर्जी यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट के बारे में क्लासिकल थ्योरी को क्या बोल देते हैं, गलत। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी को गलत सिद्ध कर देते हैं। कैसे गलत सिद्ध कर देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर क्लासिकल थ्योरी वहां पर सही होती, तो अगर आपने हाई एनर्जी ले ली, ठीक है, आपने भले ही बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट ले ली, कोई बात नहीं, बट अगर फोटोन्स में उतनी एनर्जी है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रूव दैट क्लासिकल थ्योरी वाज रॉन्ग अबाउट एनर्जी ऑफ लाइट। ये जो क्लासिकल थ्योरी है ये भी क्या थी, एनर्जी ऑफ लाइट के बारे में गलत। ठीक है, फिर देखो रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, अभी मैंने आपको बताया क्लासिकल कंसेप्ट है। ये प्रूफ करते हैं क्या, वेव लाइक नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या प्रूफ करते हैं, वेव लाइक नेचर ऑफ लाइट। ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये सारे आप पढ़ चुके हो, ये सारे आप पढ़ने वाले हो। ये सब क्या प्रूफ करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करते हैं पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ लाइट। ये मैंने कॉमन लगा दिया, तुम लोग कॉमन नहीं लगाने। ठीक है, कॉपी में किसी के कॉमन नहीं दिखने चाहिए, सबकी कॉपी में लिखा हुआ है जिस एक्सपेरिमेंट प्रूव पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ लाइट। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही है तो ये मतलब कि आपका स्कूल है कि हाँ भाई कॉपी चेक करानी है, आपको नंबर मिलेंगे या फिर नंबर कम होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मगर अगर आप जो कॉपी में लिखोगे ना, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो चीज याद रह जाएगी। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म उसको मेमोराइज कर पाओगे। आपको मान लो कि अगर एग्जाम में कभी पूछ लेता है तो आपको, अगर मान लो कि आपने रिवीजन नहीं भी किया हो, तो हो सकता है कि आपको उस समय पे वो स्ट्राइक कर दे। ठीक है, तो अब देखो भाई, कुछ एक्सपेरिमेंट से वेव लाइक नेचर प्रूव हो रहा है, कुछ से पार्टिकल लाइक नेचर प्रूव हो रहा है, तो किसकी माने। तो हमने क्या कहा कि लाइट के अंदर क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, दोनों नेचर ये दिखाते हैं। ठीक है, दोनों नेचर दिखाते हैं, कभी वेव बन जाती है, कभी ये पार्टिकल बन जाती है। ठीक है, कभी क्या बन जाती है, वेव बन जाती है, और कभी क्या बन जाती है, पार्टिकल बन जाती है। जब हम लोगों के भी तो कई चेहरे होते हैं, है ना। घर में तुम लोग अलग होते हो, घर में अलग होते हो, और स्कूल में अलग होते हो, दोस्तों के साथ अलग होते हो। ठीक है, तो ऐसे भाई लाइट भी है अपना अलग अलग नेचर रख रही है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ये अलग अलग नेचर हमें ऑब्जर्व होते हैं कब, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्या सिग्निफिकेंस यहाँ से निकल के आई कि लाइट जो है इसका क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। देखिए, इस पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बट ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप यही सोचते रहोगे कि कभी तो बोलते हैं कि पार्टिकल नेचर होता है, कभी बोलते हैं वेव नेचर होता है, कभी कुछ बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है, हम एग्जैक्टली क्या समझे। ठीक है, तो आपको ये समझना है, समझ गए बात को। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ गए हो तो फटाफट से इसे नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, नोट डाउन कर लिया सबने, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली थ्योरी पर, जो कि है बोर्स एटॉमिक थ्योरी, या फिर इसे हम बोर्स एटॉमिक मॉडल भी बोल देते हैं। आप सभी लोगों ने बोर का नाम जरूर सुना होगा, नील्स बोर, या फिर बोर्स मॉडल का नाम सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अभी आप लोगों को मैं जो भी करा रहा हूँ ना, इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा है, तो बेटर है कि हम लोग उसे पहले लिख के रख लें। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले लिख के दे रहा हूँ कंटेंट, ताकि हम लोगों का लिखने में जो टाइम जाने वाला है वो बच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी की। देखिए, अगर हम बात करें बोर्स एटॉमिक थ्योरी, तो सीधी सी बात है, बोर की जो एटॉमिक थ्योरी थी ना, वो क्यों आई, क्योंकि पहले वाली थ्योरी फेल हो चुकी थी। अब ये फेल क्यों हो चुकी थी, आप बोलोगे सर फेल क्यों हुई, क्योंकि आप याद करो कि आप लोगों ने थॉमसन का मॉडल पढ़ा था। कौन सा थॉमसन का मॉडल आप लोगों ने पढ़ा था, प्लम और पुडिंग वाला मॉडल, है ना, प्लम और पुडिंग वाला मॉडल, या फिर तरबूज वाला मॉडल जिसे हम बोलते हैं। अभी जो तरबूज वाला मॉडल आपने पढ़ा था, इसके अंदर एक खामी थी।
क्या खामी थी कि ये बोलता था कि भाई प्रोटॉन पूरे में है, इलेक्ट्रॉन बीच की तरह एक तरीके से वहां पर प्रेजेंट है, पूरे में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है। पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इसने बताया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, वो सरासर नकार दिया गया। कब? जब रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल लेके आया, क्योंकि रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल दिया तो उसमें तो कहानी कुछ और ही थी, और रदरफोर्ड की बात को नकारा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि रदरफोर्ड ने, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा नाम था, ठीक है, कि भाई हम यहाँ के गुंडे हैं, ठीक है, हमारी बात को कैसे टाल दोगे, ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड के मॉडल में भी लोगों ने कमियां निकाली, लेकिन रदरफोर्ड की उस बात को कम से कम माना गया कि जो थॉमसन का मॉडल है इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड ने सीधे बोल दिया कि थॉमसन का मॉडल में गड़बड़ है। भाई सीधी सी बात है, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के बाद भी ये पता लग रहा है कि जो थॉमसन का मॉडल है वो तो कहीं से कहीं तक बैठ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब उसी में गड़बड़ होगी। तब वो गड़बड़ जब पकड़ में आई तो उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया। अब रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें उस समय पे सही लगी कि ठीक है चल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, ये चीजें इसने बता दी, हाँ कुछ लॉजिकल तो लग रहा है। क्या क्या लॉजिकल लग रहा था कि उसने बोला कि मैक्सिमम जो है वो कंसंट्रेटेड है किसमें, एक छोटे से एरिया में, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियस उसने उस समय बोला कि उसके अंदर कंसंट्रेटेड है छोटे से एरिया में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। पर कैसे क्या चक्कर लगा रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और ये एक ऑब्जेक्शन था किससे, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, क्योंकि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलती थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो रेडिएशन लूज करेगा, वो एनर्जी लूज करेगा, और जब वो एनर्जी लूज करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और जो एटम है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। और कितना टाइम, लगभग एक अंदाजा लगाया जाता है कि 10⁻³ में, एक यानी कि 1 सेकंड के भी 1000वें भाग के अंदर जो एटम है उसका किस्सा खत्म हो जाए। पर अगर उसका किस्सा खत्म होता तो ये पूरी दुनिया नहीं होती, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, ठीक है, कोई नहीं होता। तो पूरी दुनिया है, हम है, तुम है, किसकी वजह से, क्योंकि हम सब भी किससे बने हैं, एटम से बने, ठीक है, हर एक चीज दुनिया की किससे बनी है, एटम से बनी है। तो देखो सीधी सी बात है कि एटम से अगर बनी है तो इसका मतलब ऐसे खत्म तो वो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो और लॉजिक है। तो अब एक और लॉजिक देकर कौन आए, नील्स बोर साहब आए। अभी जो नील्स बोर साहब थे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो चक्कर लगाने वाली बात है ना, चक्कर लगाने वाली बात तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसको हम मना नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये जो ऑर्बिट जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, उस ऑर्बिट को चेंज नहीं किया जा सकता। वो क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है उसकी, भाई उसकी एनर्जी नहीं बदलेगी। मान लो कि उसकी एनर्जी है 500 किलो जूल, ठीक है, वहां पर उसकी एनर्जी कितनी है, 500 किलो जूल। तो जब तक वो उसमें है तो 500 किलो जूल ही है, साथ ही साथ उसका रेडियस भी नहीं बदलेगा। मान लो कि उसका रेडियस था 4 मीटर, तो उसका रेडियस 4 मीटर ही रहेगा। अब इसको ऐसा मत कनेक्ट करने लगना कि रियल एग्जांपल है, भाई आप खुद से समझदार हो, आपको पता है कि 4 मीटर तो पूरा एटम भी नहीं होता, ठीक है, एटम का भी हमने देखा था ना, किस में जाता था, उसका उसका आर्मस्ट्रॉन्ग में जाता था, ठीक है, 10⁻10 10⁻15, बहुत छोटा अमाउंट, ठीक है, मीटर में इतना छोटा अमाउंट जो है हमारा जा रहा था। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि बहुत ही छोटा है। पर जितना भी छोटा है उसके अंदर जो भी रेडियस उस ऑर्बिट का है, ठीक है, मान लो कि हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है इसका जो भी रेडियस है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता। इसके अंदर जो एनर्जी होने वाली है वो भी फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब सब कुछ इसके अंदर फिक्स्ड ही है तो इसलिए इसको एक नाम से हम और बुलाते हैं, और वो नाम क्या है, वो नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। ये ऑर्बिट क्या रहती है, अपना चिल बैठी रहती है ना, ठीक है, आराम से बैठी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्यार से बैठी रहती है। तो ऑर्बिट, या फिर आपको लिखा हुआ आ सकता है स्टेशनरी ऑर्बिट। फंडा क्लियर है, ठीक है। क्या रदरफोर्ड ने बोला, क्या बोर ने बोला, ये दिमाग में एकदम ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कोई, ठीक है। अब देखो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, नेक्स्ट टर्म क्या आई, एंगुलर मोमेंटम की, क्यों आई भाई। अब देखो कोई भी चीज गोल गोल चक्कर लगा रही है भाई,
जब सर्कल में एक चक्कर लगा रही है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम तो होगा भाई। सर्कुलर अगर कोई चीज घूम रही है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम तो होगा। मोमेंटम आप लोग जानते हो, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की तो वहां पर और क्या आ जाता है, रेडियस वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, एम वी आर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी आर। और इसके लिए बताया उन्होंने कि ये मल्टीपल होगा किसका, एच अपॉन में 2 पाई का। ठीक है, ये किसका मल्टीपल होगा, एच अपॉन में 2 पाई का। तो यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट का भी देखो इस्तेमाल किया गया, और ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू आप लोगों को याद ही हो गई होगी अब तक तो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जिसने भी सही आंसर दिया है वेरी गुड, जिसने भी सही आंसर नहीं दिया भाई रिवीजन करो। ठीक है, नहीं तो वहीं पे आके मैं समझ जाओ। ठीक है, मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई, एच अपॉन में 2 पाई का मल्टीपल है एम वी आर इज टू एन एच अपॉन में 2 पाई। अब देखो ये जो एच अपॉन में 2 पाई है ना, इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, एच कट। एच के ऊपर एक कट मार दो तो इसका मतलब हो जाएगा इसके अपॉन में क्या है, 2 पाई है। ठीक है, एच कट। तो सीधी सी बात है, चाहे आप एच अपॉन में 2 पाई लिखो या फिर आप एच कट लिखो, दोनों एक ही बात। ठीक है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली वो इस तरीके से लिख कर दे देता है और फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि किस तरीके से लिख दिया, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, एग्जाम में मान लो आपको ऑप्शन में इस तरीके से दे दिया तो आप क्या करो, तो सिंपल है, इसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होने वाला है, क्वांटाइज है, और मल्टीपल है किसका, एच अपॉन में 2 पाई का। अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, देखो ये जो एन है ना, इस एन के बारे में आप सोचो, ये जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है। किसको बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। देखो मान लो ये न्यूक्लियस था, ये पहली ऑर्बिट, इससे अगली ऑर्बिट। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, ये न्यूक्लियस है, पहली ऑर्बिट, फिर उससे बड़ी दूसरी ऑर्बिट, फिर उससे बड़ी तीसरी ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है कौन सी ऑर्बिट है। ठीक है, पहली ऑर्बिट है तो सिंपल यहाँ पे एन की जगह 1 रख दो, दूसरी ऑर्बिट है तो सिंपल यहाँ पे 2 रख दो, तीसरी ऑर्बिट है तो सिंपल यहाँ पर 3 रख दो, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसको क्या बोलोगे, देखो 1 इंटू में एच अपॉन में 2 पाई, 1 तो क्या होगा, किसी से मल्टीप्लाई हो सेम ही मिलेगा आपको, तो यानी कि एच अपॉन में 2 पाई आ गया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2h अपॉन में 2 पाई आ गया। आप चाहो तो एच अपॉन पाई लिख लो या फिर 2h कट लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 3h अपॉन में 2 पाई। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे मैं पूछ लूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, या फिर ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, सीधे सीधे ये सोच लो। अगर मैं आपसे बोल दूं, इतना लंबा क्वेश्चन लिखने की जगह नहीं है यहाँ पे, एच अपॉन में पाई अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये किसको दिखा रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है उस समय पे आपके दिमाग में नहीं आएगा, हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया तो आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा, लेकिन उस समय पे हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आता क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। सीधी सी बात है, 2h अपॉन में 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h अपॉन में पाई बच गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। दो चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, क्या, एक तो जो भोर हैं ये बहुत ही चालाक इंसान थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, सीधे सीधे आए और बोल दिया कि अरे 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 ये जो ऑर्बिट की तुम बात कर रहे हो ना, और ये जो ऑर्बिट तुम बोल रहे हो कि हाँ ये जो मैक्सवेल है भाई कि गिर जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा ना, दुनिया भर की बातें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, घबराओ मत। ये जो ऑर्बिट है क्या है, फिक्स्ड है, इनका रेडियस भी फिक्स है और इनकी एनर्जी भी फिक्स है, ऐसा बोला। ठीक है, सेकेंड चीज, जो एंगुलर मोमेंटम है क्वांटाइज है और इसका मल्टीपल क्या होगा, एच अपॉन में 2 पाई का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, एच अपॉन में 2 पाई का मल्टीपल है। थर्ड चीज देखो, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब जो होगी वो भी क्वांटाइज है, वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। ठीक है, वो भी चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि कभी कुछ है कभी कुछ है, वो भी एक क्वांटाइज फॉर्म में होगा, एक फिक्स्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखो अब ये फिक्स्ड फॉर्म में कैसे होगा, मान लो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है और ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है, ऐसा दिखाई नहीं देगा, अपना सहूलियत के लिए ना,
आसान पड़े इसके लिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो n इज टू 1, n इज टू 2, ये पहली ऑर्बिट और ये दूसरी ऑर्बिट। देखो ये जो पहली ऑर्बिट है इसे हम क्या बोलेंगे, E1, ठीक है, एनर्जी लेवल 1, क्योंकि यहाँ कुछ एनर्जी होगी ना, तो कुछ भी हमने बोल दिया एनर्जी लेवल 1, इसका नाम रख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे n इज टू 2, यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी E2, तो ये क्या सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी बोल लो या सेकेंड एनर्जी लेवल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। एनर्जी लेवल बोल लो, ऑर्बिट की एनर्जी बोल लो, एक ही बात है, बस टर्म डिफरेंट, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चाहे आप सेकेंड एनर्जी लेवल बोलो, फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलो, एनर्जी को बता रहा है, ठीक है। ऑर्बिट में एनर्जी को बता रहा है, किसकी एनर्जी भाई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज और कहानी हुई क्या, कि ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले से दूसरे में जंप कर जाए। आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पहले भी उछलकर बाहर आ रहा था, ठीक है, वो तो पूरा ही उछल के बाहर आ गया था। या तो हम एक से दूसरी ऑर्बिट में भेजना चाह रहे हैं तो काहे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा, ठीक है। तो वो क्यों क्यों चला जाएगा भाई, सीधी सी बात है, उसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिली भैया, उछल कूद के चला गया, ठीक है। जब एनर्जी होती है ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, जब शाम को घर पे थक जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, अपना सो जाते हैं, ठीक है। तो यही ये भी करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, एनर्जी होगी तो क्या दिक्कत है, चलो घूमते हैं। एन इज टू 1, घूमा, एनर्जी थी, ऊपर चला गया, जाते हैं भैया ऊपर जाते हैं। पर जैसे ही एनर्जी खत्म हुई, ठीक है, मतलब अगर मान लो कि सेकंड से 1 पे आएगा, तो ऊपर ज्यादा एनर्जी से किस पे आ रहा है, कम एनर्जी पे आ रहा है, ज्यादा एनर्जी से किस पे आ रहा है, कम एनर्जी पे आ रहा है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा एनर्जी को रिलीज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज, क्योंकि भाई ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो अब एनर्जी कम होगी। ऊपर से जब कोई नीचे आएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन नीचे से ऊपर कब जाएगा इंसान, नीचे से ऊपर तो तभी ना जाएगा जब एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर क्या करेगा, एब्सॉर्ब। भाई अगर आपको कोई चीज ऊपर ऊपर की ओर फेंकनी है, ठीक है, तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। लेकिन अगर कोई चीज हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आ रही है, हाई एनर्जी से किस पे आ रही है, लो एनर्जी पे आ रही है, तो उस वाली सिचुएशन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये चीज आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, ये जो एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, चलो मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। देखो एनर्जी का डिफरेंस हमेशा होगा कितना, चाहे एब्जॉर्ब हो चाहे रिलीज हो, उससे मतलब नहीं है, पर ये होगा कितना हमेशा, ये हमेशा क्या होगा, E2 और E1 का डिफरेंस। क्यों भाई, मान लो यहाँ पे एनर्जी है 100 और यहाँ पे है 500, तो इधर से इधर जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, 400। इधर है एनर्जी 500 और इधर है 100, तो इधर से इधर जब आएगा तो कितनी एनर्जी छोड़ेगा, 400। ये डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा, डिफरेंस हमेशा सेम ही है, ठीक है। इस चीज को समझ गए, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। अब मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो कि यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो क्वांटाइज्ड होगी, वो कॉन्टिन्यूस होगी या फिर डिसकॉन्टिन्यूस होगी, ये चीज मुझे बताओ। ये एनर्जी कॉन्टिन्यूस होगी या डिसकॉन्टिन्यूस होगी। जो भी बच्चा कॉन्टिन्यूस आंसर दे रहा है ना, बस मन ऐसा कर रहा है कि क्या बोलूं, बेटा डिसकॉन्टिन्यूस होगी है ना एनर्जी, कैसी होगी, अरे यार तुम लोग क्या गड़बड़ करते हो, एनर्जी कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। क्यों डिसकंटिन्यूअस होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पैकेट्स की फॉर्म में, और वो हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पर आप पैकेट्स की फॉर्म में बात कर रहे हो, ठीक है। तो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, पैकेट्स की फॉर्म में। एनर्जी एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होगी, पैकेट्स की फॉर्म में। क्लियर है, तो इसलिए एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है तो इसके साथ हम लोगों का बोर्स एटॉमिक थ्योरी खत्म हो चुके हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल खत्म हो चुका है। इसके बाद हम कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ उससे रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग
थोड़े से और फॉर्मूले देखेंगे, जिन फॉर्मूले को देखने के बाद हम लोग फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक डायग्राम बना के देता है। ऐसा कुछ सिमिलर डायग्राम अभी आप पढ़ के आए हैं ना, कैसा n इज टू 1, फर्स्ट बोरो ऑर्बिट, सेकंड बोरो ऑर्बिट, यहाँ पे थर्ड बोरो ऑर्बिट ये आपको देंगे क्या। तो अब यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल भी बता रखी है। क्या रखा है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये E1 और ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये E2 है और ये जो पूरा एनर्जी डिफरेंस है ये E3। यहाँ पर आपको और भी चीजें गिवन है क्या, कि यहाँ पर ये जो पूरा डिफरेंस है ये पूरा डिफरेंस है λ3। यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये क्या है λ3 और यहाँ पर है λ1 और यहाँ पर है λ2। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन बिटवीन λ1, λ2 एंड λ3। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में अक्सर आप लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, क्या आप लोगों ने देखा λ1, λ2 और λ3 का रिलेशन पूछा है, ठीक है, और आपको क्या गिवन है, λ1 गिवन है, λ2 गिवन है, तो आप क्या करोगे λ3 इजीली, λ3 इक्वल्स टू λ1, अरे हो गया आंसर, बस एक सेकंड का काम है। λ1 λ3 इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2। लेकिन जैसे ही आप ये करोगे सीधे सीधे ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाए। देखो ये जो वेवलेंथ है ना, जैसे आप सोच रहे हो ये ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। ये जो वेवलेंथ है ये ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक एनर्जी पे जो वेवलेंथ थी दूसरी एनर्जी पे जो वेवलेंथ थी, अगर तीसरी एनर्जी इन दोनों एनर्जी का सम है तो उस पर जो वेवलेंथ आएगी वो सेम होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो भाई अगर वेवलेंथ अलग हो जाएगी तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सेम नहीं आ सकता। अब देखो वेवलेंथ क्यों सेम नहीं होती, आप मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो अब क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा नहीं होता कि λ3 इक्वल टू λ1 प्लस λ2 आपने बोल दिया, नहीं होता ऐसे, ठीक है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि एनर्जी को आप हमेशा इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो भाई यहां से यहां जाने में मेरी एनर्जी खर्च हुई 100 जूल, यहां से ऊपर जाने में मेरी एनर्जी खर्च हुई 200 जूल। तो अगर मैं पूछूंगा मेरी टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई तो आपका आंसर होगा 300 जूल, ठीक है। और वो बिल्कुल सही आंसर है, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो आइए जो चीज हमें पता है उसी से क्यों ना शुरू करें। हम ये जानते हैं कि अगर ये E1 है और ये E2 है और ये पूरा E3 है, तो हम इसका मतलब ये भी जानते हैं कि E3 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। और अगर ये हो जाएगा तो हम ये भी जानते हैं कि अब हो गया हमारा क्वेश्चन, बस और कुछ बचा है क्या। E इज इक्वल्स टू एच न्यू या E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने। H एक कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट है ना। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है, बताने की जरूरत है क्या, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C की अगर हम बात करें तो C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल वैल्यू को पुट करो भाई, एच सी बाय लैम्डा इसको बोल दिया 3, यहाँ पर एच सी बाय लैम्डा 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा 2। अब देखो एच सी कॉमन है, एच सी इधर से बाहर निकाल सकते हो, एच सी इधर भी है एच सी इधर भी है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज कर सकते हो ना। अगर मान लो 2 प्लस में वाई है तो ऐसे करते हो ना 2/2, कंफ्यूजन हो तो इधर डिवाइड में ले जाके फिर करना, ठीक है, एक ही चीज है। पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना पता होगा, ठीक है, समझदार बच्चे हैं सारे। क्या होगा 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ1
प्लस में 1/λ2। तो आप देखो, अगर आप λ3 इज λ1 प्लस में λ2 कर देते तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे होते। ठीक है, समझ गए बात को। किस तरीके से अगर कभी भी वेवलेंथ आएगी तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम्स के अंदर, और ये जो नीट और एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर ये भी एक ऑप्शन में गिवन था। तो अगर ये ऑप्शन में गिवन होगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि आप इसके हिसाब से आंसर लगा दो, लेकिन ध्यान रखना कि सर ने ऐसा पढ़ाया था कि इसको आंसर लगाना है, इसको आंसर नहीं लगाना है। ठीक है, ध्यान आ गया। अगर कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि याद करना है, सिंपल आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर सॉल्व करोगे और आप अपना आराम से वैल्यू निकाल लोगे। देखो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले आप लोग याद अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं कि लेके बैठे रहे कि याद ही करना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जहां कंसेप्चुअल कुछ होगा वो समझाने की गारंटी आपको मेरी है, वो आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करते वक्त भी आप लोगों को किस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करना है वो भी आप लोग यहाँ पे आराम से सीख जाओगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए अब हम देखते हैं एनर्जी कैलकुलेशन के फॉर्मूले। ठीक है, अब देखिए ये जो एनर्जी कैलकुलेशन के फॉर्मूले गिवन है हमें, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें इस आइटम के अंदर, तो बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास क्या है, कोई चार्ज है, और ये चार्ज क्या है आप अच्छे से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसी तरीके से अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रखे हुए हैं, और प्रोटॉन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है वो सेम ही होता है, बस इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एक पे हम नेगेटिव से लिखते हैं और एक पे हम पॉजिटिव से लिखते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव से लिखते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव से लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोटॉन है, उनका भी चार्ज सेम है, जितना क्या है चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ई ही लिख दिया दोनों को। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब Z की अगर मैं बात करूं तो क्या है, ये एटॉमिक नंबर को दिखाता है। ठीक है, आप लोगों ने एटॉमिक नंबर पढ़े 1 से 20 तक तो सबने याद किए हुए होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सब ने याद किया होगा। 1 से लेकर 20 तक आप लोगों ने याद किए हुए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट भी है तो हमने इसके लिए ट्रिक भी आप लोगों को बताई हुई है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 बहुत डिटेल में हमने सारी चीजों के ऊपर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैलकुलेशंस, मोल कंसेप्ट, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो चैप्टर 1 में जाकर देख सकता है। ठीक है, तो अब देखो Z क्या है, एटॉमिक नंबर, जो कि क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सीधे सीधे नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, भाई प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही तो चार्ज होगा। अब Z जो है किसको बता रहा है, एटॉमिक नंबर को, या फिर Z किसको बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो इसका मतलब E इंटू जेड, ये तो क्या हो गया, ये चार्ज हो गया किस पे, न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है। न्यूट्रॉन तो कोई कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहा है, वो तो आराम से अपना चिल होके बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली, पोटेंशियल एनर्जी मिली माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। और एनर्जी टोटल, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके। तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास निकली है, जो कि कितनी आएगी भाई, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर है, और प्लस का यहाँ पर के जेड ई स्क्वायर बाय 2r है। जब आप इनको ऐड करेंगे
तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ठीक है। अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट है कि कैसे प्लस माइनस किया, तो इधर देख लो भाई। अगर आप करोगे के जेड ई स्क्वायर बाय 2r माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, के जेड ई स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन ले लो, के जेड ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब 1/2r माइनस में 1/r। अब देखो ये r है, ये 2r है, अगर आप दोनों का एलसीएम लोगे तो 2r ले सकते हो। तो ये हो गया के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, के जेड ई स्क्वायर, और ये क्या होगा नीचे 2r। अब देखो यहाँ पे 2 कम था, ऊपर क्या होगा, ऊपर भी 2 आएगा जब आपने एलसीएम लिया, तभी तो ये पूरा बनेगा। तो ये क्या होगा 1 माइनस में 2, 1 माइनस में 2 इसका मतलब माइनस का 1, तो क्या होगा ये माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। और देखो यही हमने निकाला हुआ है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। अब काइनेटिक एनर्जी अपॉन में एनर्जी, टोटल एनर्जी की रेशियो क्या होगी, -1 एनर्जी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी जो है वो क्या है, नेगेटिव है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। जो टोटल एनर्जी निकलती है वो किसकी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, -हाफ। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, और साथ ही साथ ये क्या है, 2 टाइम्स है किसकी, काइनेटिक एनर्जी। देखो एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाता है, ये नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ इस चीज को आपको बताता है कि यहां पर जो भी एनर्जी आपके पास है, ये एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को दिखा रहा है, आपको एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज एकदम क्लियर है। एनर्जी नेगेटिव अगर आपसे बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेशन देना चाहता है। ठीक है, कि जैसे मैं आपको, चलो इसकी थोड़ी पीछे की सी कहानी बता देता हूँ एक बार, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि नेगेटिव कैसे आ गया ना। चलो ध्यान से सुनना, इसके पीछे की कहानी क्या है। ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्बिट होंगी इधर। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, इलेक्ट्रॉन जो है ना अभी एटम के बाहर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, एटम के बाहर है। अब हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए ना, एक एनर्जी एज्यूम कर लेते हैं। क्या एनर्जी एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन से जस्ट थोड़ा, एटम से जस्ट अभी निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत हल्की सी एनर्जी इस पे ज्यादा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर निकला है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एनर्जी को 0 मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी एनर्जी को 0 मान लेते हैं। पर खुद थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास 0 एनर्जी होगी, ठीक है, 0 एनर्जी नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा होगी। ठीक है, पर हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए इसको 0 मान लेते हैं। अब देखो, जब ये एटम के अंदर घुसेगा, तो एटम के अंदर अगर ये घुसेगा ना, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम। अब जब इसकी एनर्जी कम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये जो एनर्जी इसकी कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 0 से ये किस में जाएगा, भाई 0 हमने दिखा दिया तो उससे कम क्या जाएंगे, फिर तो नेगेटिव में जाना पड़ेगा ना। ध्यान से समझो, वो 0 नहीं है, हमने मान लिया 0। ठीक है, ये एक बाय कन्वेंशन है कि हमने 0 इसको मान लिया, इसको 0 मान लिया, तो इसीलिए इनको नेगेटिव मान रहे हैं, वरना इधर नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, ये कंफ्यूजन कभी दिमाग में मत रखना कि सर एनर्जी कैसे नेगेटिव हो गई। कैसे हम लोग ये पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर एनर्जी नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, घबराना मत, एनर्जी कैसे नेगेटिव हो जाएगी भाई, ठीक है, एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब जैसे भाई किसी के अंदर ताकत नहीं है, तो चलो एनर्जी उसकी 0 है, 0 भी नहीं होगी बल्कि मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ एनर्जी तब भी होगी। तो हम बोल देते ना बिल्कुल थक हार के कि भाई आज तो बिल्कुल थक हार गए, चूर गए, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता अब तो हमसे, है ना, कि आप कुछ मत बोला हमें। उस समय भी है ना, हमारी एनर्जी 0 थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी हमारी तब भी है। ठीक है, तो एनर्जी हमेशा होती है, 0 नहीं होती एनर्जी। क्लियर है, तो नेगेटिव तो सोचना ही मत।
नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या है? क्लियर है चीज? ये पढ़ना बिल्कुल समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम नेगेटिव में लिख देते हैं। क्लियर? अब दोबारा इससे रिलेटेड कभी दिमाग में डाउट मत लाना कि सर एनर्जी हम नेगेटिव कैसे लिख देते हैं। ठीक है? एक टोटल एनर्जी का और फॉर्मूला है माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो पाई को तो आप सभी लोग जानते हो। ठीक है? पाई क्या है? 3.14 इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है? और एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? एम क्या है यहाँ पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ऊपर लिख चुके हैं इसीलिए मैं ये चीजें नहीं लिखवा, पर मैंने मास के लिए लिख दिया आपको। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये हम पहले भी लिख चुके हैं। एच आप लोग अब तक तो जान चुके होंगे कि अगर अब तक भी नहीं जान चुके हो तो फिर कब जानोगे। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। ये चीजें आप लोग क्लियर है। अब देखो ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस लगभग लगभग 0% है। ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी यह है कि आप लोग अगर ये फॉर्मूला गिवन है तो एक बार फॉर्मूला देख लो। ठीक है? बाकी इस फॉर्मूले की ज्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूला को याद करने के लिए आपको कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? समझ में आई इतनी बात? अब देखो ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनसे भी क्वेश्चंस आने बहुत रेयर है, तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? फिर भी आप ये फॉर्मूला और ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया इसे एक बार थोड़ा सा देख लें। ठीक है? क्वेश्चन जो आते हैं वो एक फॉर्मूले से आते हैं और ये फॉर्मूले आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। ठीक है? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, और माइनस ऑफ 1312 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है? ये फॉर्मूले आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। इनमें कोई डाउट कंफ्यूजन किसी भी तरह का आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है? -2.18 वाला है तो जूल पर एटम वाला है, -1312 वाला है तो किलो जूल पर मोल वाला है, और -13.6 वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला है। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर जेड किसको बताता है? जेड एटॉमिक नंबर को बताता है, और एन जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है। कि एन किसको बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर है? अगर इतनी चीज क्लियर है, चलिए फटाफट से ये जो एनर्जी के मैंने आपको मेन फॉर्मूले बताए इनको फटाफट से रिवाइज करिए। ठीक है? पहला क्या था? एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। क्या? 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। सेकंड जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? माइनस ऑफ 1312 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किलो जूल पर मोल। थर्ड जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है? चलिए फटाफट से इस फॉर्मूले को दोबारा से रिवाइज करिए। एक बार हम लोग इस फॉर्मूले को और करते हैं। एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े, 3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए कि इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलों को बिल्कुल मत भूल जाना। ठीक है? कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं? माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यहां पर क्या था? जूल पर एटम। सेकेंड जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो बताया माइनस ऑफ 1312 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। थर्ड जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया माइनस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है? ये फॉर्मूले आप लोगों को एकदम याद हो जाने चाहिए। ठीक है? हो गए याद? बढ़ जाए आगे या एक बार और रिवाइज कर लें? चलिए एक बार और हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। E इज इक्वल टू, जिसको रिवाइज हो गए, जिसको याद हो गए हैं वो वीडियो को आगे के लिए स्किप कर दे और नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाए। E is equals to minus of 2.18 into 10 to the power minus 18, क्या बोला? इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम।
सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, -1312 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। और थर्ड जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। याद हो गए फॉर्मूले, आगे बढ़े। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए और फिर हम पढ़ते हैं आगे। फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं आप लोग सारे, कहीं कुछ कट तो नहीं रहा ना, दिख रहा है नीचे 2R है जहां पे लोग को लग रहा हो कि थोड़ा सा कट रहा है, अब शायद सही हो गया होगा। चलिए तो इन फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप देखिए एनर्जी किसी से भी सॉल्व कर लीजिए, आपके पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले गिवन है। जब तक आपको वो यूनिट स्पेसिफाई ना कर दे क्वेश्चन के अंदर, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। तो जो पहला फॉर्मूला है यूजुअली यही आपको ज्यादातर जगह पे देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा पहला ही देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर जूल पर एटम में आंसर चाहता है तो पहले फॉर्मूले से निकाल दो, हो सकता है एग्जामिनर किलो जूल पर मोल में आंसर चाहता है तो दूसरे से निकाल दो, और अगर एग्जामिनर तीसरे फॉर्मूले यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आंसर चाहता है तो तीसरे फॉर्मूले से निकाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एनर्जी की फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम की जब बात करेंगे तो देखिए इस फॉर्मूले के अंदर बाकी सब चीजें तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दो चीजें बदलती हैं, वो क्या, Z और N। जहां पर N आप जानते हैं कि ऑर्बिट की बात करता है और जो Z है किसकी बात करता है, Z एटॉमिक नंबर की बात करता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन है ये पहला एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, पहला एटम है, यानी एटॉमिक नंबर जो है इसका 1 है। जब मैं बोलता हूँ पहला एटम, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था। पहला एटम है मतलब पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर रखा गया। ठीक है, क्यों रखा गया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमारी आज की जो पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर के हिसाब से है, और एटॉमिक नंबर जो है वो हाइड्रोजन का क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं, 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट N = 1, तो रखें एनर्जी के फॉर्मूले में E1 लिख दूं, याद रहेगा ना कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल दो, E1 -2.18 इंटू 10⁻⁻18। अब देखो Z का स्क्वायर, Z क्या है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और N का स्क्वायर, N भी यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है, 1 है, तो इसका मतलब 1 ही होगा। ठीक है, तो क्या आने वाला है यहाँ पर आंसर, सेम हो जाएगा, क्योंकि 1/1 कुछ वैल्यू नहीं है ना, 1/1 सेम ही आंसर यही रह जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, जूल पर एटम। ठीक है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। अब सेकंड देखो, E2 इज इक्वल टू, E2 क्या होने वाला है, E2 जो है देखो यहाँ पर आपने N चेंज कर दिया, लेकिन Z तो सेम ही है, 1 का स्क्वायर ही रहेगा, ऊपर ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन नीचे चेंज कर दिया आपने, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 जूल पर एटम। E3 ये क्या होगा, माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि n यहाँ पर क्या हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। बस सिंपल है, स्क्वायर करते जाओ, और तो कुछ नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, अब देखो ये आप लोग समझ में आया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एनर्जी आपसे अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट ऑर्बिट की ज्यादा है, सेकंड की ज्यादा है, थर्ड की ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्बिट की ज्यादा है, सेकंड की ज्यादा है, थर्ड की ज्यादा है। अब बहुत से बच्चे दिमाग चला रहे होंगे, ठीक है, कि सर वैल्यू तो ये बड़ी है, क्योंकि डिवाइड में डिनोमिनेटर में अगर जाता है नंबर बड़ा होता है तो वैल्यू छोटी होती चली जाती है। अगर वैल्यू छोटी होती चली जाती है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी सबसे ज्यादा है, सेकंड में एनर्जी उससे कम है, और थर्ड में सबसे कम है। अगर आप ये जवाब दे रहे हो तो फिर आप नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर के बारे में कुछ नहीं जानते हो।
भाई देखो, आप जो वैल्यू बता रहे हो पॉजिटिव के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव में पता है आपको ना कि नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती चली जाती है उतनी ही छोटी होती है। इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। जो मैथ बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा, जो बायो बैकग्राउंड से बच्चे हैं हो सकता है कि अगर किसी का मैथ थोड़ा सा भी वीक होगा तो उसका अब तक भेजा फ्राई होना शुरू हो जाता है ना। तो भेजा फ्राई मत करो, इधर ध्यान दो, सुनो। देखो, जीरो से इधर की तरफ आप जाओगे, 1 2 3 4, ठीक है, तो आपके नंबर क्या होते चले जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और बड़ा, ये होता चला जाएगा। लेकिन जब आप जीरो के लेफ्ट साइड में जाते हो तो जितना नंबर बड़ा होता चला जाता है उतनी उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। यानी कि -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -3 -4 से बड़ा है। तो जरा देखो, अगर ये वैल्यू छोटी होती चली जा रही है माइनस में, तो इसका मतलब ये वैल्यू असल में तो बड़ी होती चली जा रही है ना। असल में एनर्जी क्या होती चली जा रही है, ज्यादा। किससे ज्यादा होती चली जा रही है, बाकियों से ज्यादा होती चली जा रही है। ठीक है, तो आप समझ गए बात को, कि बाकियों से जो एनर्जी है क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, ये चीज अब आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या, कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी इन हाइड्रोजन, किसी में भी ले लो, मैं हाइड्रोजन एटम जरूरी नहीं बोलूंगा, एनी एटम, कोई भी एटम ले लो, यही कहानी होगी। ठीक है, चलो अभी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, बाकी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सबसे थर्ड वाले की। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। थर्ड से कम एनर्जी किसकी होगी, सेकंड की होगी। और सेकंड से कम एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि एनर्जी किस तरीके से यहाँ पर चेंज हो रही है, बदल रही है। चलिए अब आ जाते हैं हम हीलियम आयन पे। हीलियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम सेकंड नंबर पे आता है हीलियम। अभी जो सेकंड नंबर पे आता है तो उसका मतलब जेड इसका क्या है, 2 है। अभी हम ये देखो आयन क्यों ले रहे हैं, ये एटम लिया हमने, ये आयन लिया, ये भी आयन लिया, क्यों ले रहे हैं, ये आपको थोड़े समय में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक साथ इतनी सारी चीजें करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। थोड़े समय बाद आप लोगों को ये चीज खुद ही जानने को मिल जाएगी, कि हम लोग खुद आपको सामने से बताएंगे कि ये यहाँ पर हमने आयन क्यों लिए, और तब आप बोलोगे कि अच्छा, अब समझ में आया कि वहां पे आयन क्यों लिया गया था। ठीक है, n = 1। तो अब देखो यहाँ पर E1 एनर्जी लेवल 1, फिर से देखो, -2.18 इंटू 10⁻18, इतनी कहानी सेम ही चल रही है। Z का स्क्वायर, अब Z है 2, Z की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 2। अब Z अगर 2 है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर है, यानी कि ×4। ऑर्बिट क्या है, फर्स्ट है, तो 1 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा क्या, लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, सेम है। ठीक है, वैल्यू सेम है जूल पर एटम। E2 की बात करें, E2 -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू, अब देखो Z = 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, n = 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब सेम ही रहा ना, सेम ही रहा तो इसका मतलब ये 1 हो गया। या लिखना चाहो लिखो, मत लिखना चाहो मत लिखो, जूल पर एटम। थर्ड देखो E3 -2.18 इंटू 10⁻18, जेड का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, लिखो भाई 4 डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर कितना होगा, एन है यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये आ गया 9। ठीक है, ये चीज क्लियर है। थर्ड देखो, अगर हम बात करें लिथियम की,
देखो जिस जिसको समझ में आ गया एनर्जी निकालना सुपर इजी काम है, बहुत आसान काम है। जिस जिसको समझ में आ गया फटाफट से वीडियो को पॉज करे और लिथियम के लिए निकाले। लिथियम का आपको पता होगा एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, Z=3। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, खुद निकालो इनके लिए। E1 क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू, यहाँ पर देखो Z स्क्वायर कितना है, बोलो बोलो, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब n का n=1, 1 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, ठीक है। जूल पर एटम, बस लिख दो, टेंशन फ्री होके लिख दो बिल्कुल। E2 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 क्या है, E2। 3 का स्क्वायर Z का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा ना, 9। अब n का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर, अब नीचे 4 आएगा, अब नीचे 4 आएगा जूल पर एटम। n=3, n=3 को अगर आप देखेंगे तो E3 कर दो भाई, क्या होगा, Z² क्या होगा, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन में फिर से 3 का स्क्वायर, क्योंकि n भी 3 है, तो ये क्या होगा, फिर 1 हो जाएगा। लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, जूल पर एटम। अब क्या आपने एक तो खतरनाक सी चीजें ऑब्जर्व की, ये पहले तो सब बोलो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो, अगर समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपने एक दो चीजें ऑब्जर्व की होगी, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया देखो। अगर मैंने आपसे एनर्जी की बात की थी तो हाइड्रोजन एटम में मैंने आपको बोला था कि थर्ड ऑर्बिट की मैक्सिमम है, सेकंड की कम है, फर्स्ट की कम है, फर्स्ट की सबसे कम है। यहाँ पर भी सेम देखने को मिलेगा, फर्स्ट की सबसे कम है, क्योंकि फर्स्ट सबसे बड़ा नंबर है ना, और नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर मतलब सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको पता लगा। अब एक चीज और देखो कि यहां पर आप देख रहे हो कि n=1, z=1, -2.18 इंटू 10⁻18, n=2, z=2, सेम वैल्यू, n=3, z=3, सेम वैल्यू। क्यों भाई, n² से z² कैंसिल हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी इसकी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, तो ये क्या होगी, सब में तो बराबर है, कोई चेंज है क्या, सेम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि Z² जो फैक्टर चेंज करता है वो तो बदला ही नहीं, सेम वैल्यू है, इक्वल है दोनों, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल एनर्जी। एक और देखो, एक ऑब्जर्वेशन और करें, बोलो तैयार हो। देखो जब आप यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट को कंपेयर करोगे यहाँ की फर्स्ट ऑर्बिट से और यहाँ की फर्स्ट ऑर्बिट से, तो आप एक चीज देखो कि क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है तो n तो 1 ही रहा, लेकिन z बदल गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z होगा 1, हीलियम आयन के लिए होगा 2, और लिथियम आयन के लिए होगा क्या, लिथियम आयन के लिए होगा 3। अब जब ये चेंज आपको देखने को मिला, तो आप ये चीज देखो कि केवल z की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर वाले की वैल्यू बढ़ रही है, और जब ऊपर वाले की वैल्यू बढ़ रही है तो टोटल वैल्यू बढ़ रही है। और टोटल वैल्यू अगर बढ़ेगी यानी कि बड़ा वैल्यू होगी, देखो यहाँ पर ये नॉर्मल था, यहाँ पर इनटू में क्या आ गया था, जो हमारा सेकंड वाला था उसमें, फर्स्ट वाले में, इसमें सेकंड वाले में क्या आ गया था, इनटू में 4, थर्ड वाले में क्या आ गया, इनटू में 9। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती जा रही है, और ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती जाएगी, मतलब वो वैल्यू नेगेटिव में छोटी होती जाएगी। तो क्या अब आप समझ गए कि अगर आपसे कोई एनर्जी पूछे, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट
ऑफ हीलियम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। तो ठक से उसको क्या जवाब देना है कि भैया हाइड्रोजन। क्या जवाब देना है? हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन की मैक्सिमम है, हाइड्रोजन की वैल्यू मैक्सिमम, उससे कम हीलियम और सबसे कम लिथियम। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ये चीज क्लियर है? ठीक है, एकदम फंडा क्लियर रख के चलना। ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने, आज की क्लास में हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेशन सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे रेडियस की कैलकुलेशन, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और थोड़ा सा पढ़ के हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।